गहरी रात का सन्नाटा था। जंगल की हवा में ठंडक थी, लेकिन अधिकांश को ठंड महसूस नहीं होती थी। उसके शरीर में बहता गर्म खून शिकार के इंतजार में धड़क रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे चांद की रोशनी धुंधली हो गई थी। तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैली, खून की गंध, लेकिन इसके साथ कुछ और भी था, एक अलग तरह की ऊर्जा जो उसे बेचैन कर गई। अधिकांश ठिठक गया, उसकी सांस धीमी हो गई। उसने आंखें बंद की और ध्यान से सूंघा। ये गंध, उसने बुदबुदाया। उसके पीछे खड़े भेड़ियों में से एक वक्त सतर्कता से आगे बढ़ा। तुमने भी महसूस किया, किंग? अधिकांश की गहरी भूरी आंखों में हल्की चमक आई। हाँ, कोई खेल खेल रहा है। लेकिन कौन? वक्त ने सवाल किया। अधिकांश ने चारों ओर नजर घुमाई। ये सिर्फ किसी इंसान के मरने की गंध नहीं थी, इसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये खून नया है, लेकिन यहाँ कोई शरीर नहीं है। अधिकांश की आवाज गंभीर थी। इसका मतलब है कि इसे कोई लेकर गया है या खत्म कर दिया गया। वक्त ने सतर्क निगाहों से जंगल के अंधेरे में झांका। क्या ये वैम्पायर्स का काम हो सकता है? अधिकांश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सोच की एक लकीर थी। वक्त ने उसकी चुप्पी को तोड़ा। अगर ऐसा है, तो हमें पता लगाना होगा कि इसमें कौन शामिल है। अधिकांश ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर वैम्पायर सच में लौट आए हैं, तो उन्हें भी नहीं पता होगा कि इस जंगल का असली मालिक कौन है। वक्त के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, और उन्हें यह एहसास करवाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अधिकांश ने एक बार फिर हवा में सूंघा। गंध अब भी मौजूद थी, लेकिन हल्की हो रही थी। उसे जल्द फैसला लेना था। मुझे शहर जाना होगा, उसने कहा। वक्त ने सवाल भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। क्यों? वहां तुम्हें क्या मिलेगा? अधिकांश कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे कुछ जवाब चाहिए, और वे मुझे जंगल में नहीं मिलेंगे। वक्त ने सिर हिलाया। अगर यह वैम्पायर्स से जुड़ा हुआ है, तो मामला आसान नहीं होगा। अधिकांश ने एक आखिरी बार जंगल की ओर देखा, फिर अंधेरे में कदम बढ़ा दिए। उसकी मंजिल अब शहर थी, और वहां उसे अपने सवालों के जवाब जरूर मिलने वाले थे। शहर में अधिकांश के लिए शहर नया नहीं था। उसकी कंपनी और ऑफिस शहर में था, लेकिन उसका घर जंगल में था। वह अक्सर बिजनेस के सिलसिले में शहर आता जाता था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। वह सिर्फ अपने ऑफिस के काम से नहीं आया था, इस बार मामला उसके जंगल और उसकी दुनिया से जुड़ा था। उसने अपनी लंबी जैकेट के कॉलर को ऊपर किया और भीड़ में घुलने की कोशिश की। मगर उसकी मौजूदगी अलग थी। उसकी चाल, उसकी आंखों की चमक और उसके भीतर बहता जंगली खून, ये सब उसे किसी आम इंसान से अलग बनाते थे। शहर में एक पुरानी इमारत थी, जिसका नाम ब्लैक मून बार था। बाहर से देखने पर यह एक आम बार लगता था, लेकिन अंदर जाने वालों को पता था कि यहाँ केवल उन्हीं की एंट्री थी, जिनका खून आम नहीं था। अधिकांश ने दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। हल्की नीली रोशनी में बार के कोनों में छुपे साए हिलते नजर आए। कुछ लोग अपने ड्रिंक्स में व्यस्त थे, तो कुछ अपनी तेज निगाहों से उसे परख रहे थे। अधिकांश, एक धीमी लेकिन तीखी आवाज उसके कानों में आई। वो मुड़ा। कोने में बैठी एक लड़की उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें काली थीं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा था जो इंसानों से मेल नहीं खाता था। अनीशा, अधिकांश ने संजीदगी से कहा। अनीशा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में चुनौती छुपी थी। इतने दिनों बाद शहर में क्या कर रहे हो, जंगल के राजा? अधिकांश उसकी चालाकी को समझता था, लेकिन इस वक्त उसे जवाब चाहिए थे, बहस नहीं। मुझे कुछ पता करना है, उसने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। अनीशा ने अपने गिलास में घूमती शराब को देखा, फिर उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगता है कि मैं मदद करूंगी? अगर तुम चाहो तो हाँ। अनीशा ने हल्की हंसी में सिर झटका। तुम अब भी वैसे ही हो अधिकांश, सीधा मुद्दे पर आने वाले। लेकिन तुम्हें अंदाजा भी है कि इस वक्त शहर में क्या हो रहा है? अधिकांश ने उसकी आंखों में देखा, कुछ ऐसा जो मेरे जंगल तक आ गया है। अनीशा ने एक पल को सोचा, फिर झुककर फुसफुसाई, वैम्पायर्स वापस आ गए हैं, और इस बार वे शिकार नहीं कर रहे, वे कुछ ढूंढ रहे हैं। अधिकांश का जबड़ा कस गया। क्या? अनीशा ने एक लंबी सांस ली। एक लड़की? लड़की? अधिकांश ने भौहें सिकोड़ी। कौन? अनीशा की आंखों में एक पल के लिए हल्की झिझक उभरी, जैसे वह कुछ सोच रही हो। उसकी उंगलियां गिलास के किनारे पर हल्के हल्के थिरकने लगीं। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। अधिकांश ने उसकी आंखों में झांका, लेकिन वहां सिर्फ असमंजस था। अनीशा झूठ नहीं बोल रही थी,
लेकिन वो कुछ छुपा रही थी। तुम नहीं जानती या बताना नहीं चाहती। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक सख्ती थी। अनीशा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झटक दिया। अगर मुझे सही जवाब पता होता तो अब तक तुम्हें बता चुकी होती, लेकिन इतना तय है कि वे किसी को ढूंढ रहे हैं, और अगर वैम्पायर्स किसी को ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, वो इंसान आम नहीं है। अधिकांश की भौहें सिकुड़ गई। उसके मन में सवालों की झड़ी लग गई थी। क्या उन्होंने उसका पता लगा लिया? अनीशा ने हल्की सांस छोड़ी। नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन वो शहर में फैले हैं और उनका हर कदम उसी दिशा में बढ़ रहा है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अधिकांश, अगर वे उसे ढूंढ रहे हैं तो तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। अधिकांश ने गहरी सांस ली। उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी थी। क्रिम्सन स्ट्रीट पर कोई वैम्पायर मौजूद है? उसने सीधा सवाल किया। अनीशा के चेहरे पर एक हल्की कठोरता आ गई। क्रिम्सन स्ट्रीट पर वैम्पायर्स हमेशा होते हैं, लेकिन अगर तुम वहां जाने की सोच रहे हो तो ध्यान रखना, वे जानते हैं कि तुम कौन हो और वे तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। मुझे परवाह नहीं, अधिकांश ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे जवाब चाहिए। अनीशा ने कुछ देर उसे देखा, फिर धीमे से कहा, तो तुम्हें अंधेरे में उतरना होगा, अधिकांश, और वहां से सही सलामत लौटने की कोई गारंटी नहीं है। अधिकांश ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी। जो भी हो, मुझे पता लगाना ही होगा। वो उठा और बिना पीछे देखे बार से बाहर निकल गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। अभी रात बाकी थी और उसकी मंजिल क्रिम्सन स्ट्रीट थी। क्रिम्सन स्ट्रीट की ओर बढ़ते हुए अधिकांश के दिमाग में अनीशा की बात गूंज रही थी। अगर वे उसे ढूंढ रहे हैं तो तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन ये सिर्फ एक तलाश नहीं थी, ये कुछ और था। अचानक उसे अनीशा की कही एक और बात याद आई। 1 महीने बाद पूर्णिमा की रात है, अधिकांश, और उस रात वैम्पायर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं। पूर्णिमा की रात, 1 महीने बाद। अधिकांश की चाल धीमी हो गई। उसकी आंखों में एक ठंडक उतर आई। अगर यह सच है तो वे सिर्फ किसी को ढूंढ नहीं रहे, वे किसी योजना पर काम कर रहे हैं। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। क्रिम्सन स्ट्रीट का अंधेरा रहस्यमयी था, लेकिन अधिकांश को डर नहीं था। उसे जवाब चाहिए थे, और वह जानता था उस रात के आने से पहले उसे सच का सामना करना होगा, और शायद एक जंग भी। हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा में अजीब सा सन्नाटा था। अधिकांश ने धीमे कदमों से गली में प्रवेश किया। यहाँ की दीवारों पर वार्निंग के निशान थे, यहाँ मत आओ। जो खो गया वह कभी वापस नहीं आता। पर अधिकांश के लिए डर कोई मायने नहीं रखता था। उसे जवाब चाहिए थे। गली के अंदर जाते ही उसे एक हलचल महसूस हुई। कोई था वहां। कौन है? उसने ठंडी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन छाया में कुछ हिला। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अधिकांश। वो आवाज पीछे से आई। अधिकांश ने बिना किसी डर के सिर घुमाया। एक लंबा कद, गहरे लाल आंखें और हल्की मुस्कान। एलेन, वैम्पायर लॉर्ड का दायां हाथ। मैंने सुना है तुम लोग किसी को ढूंढ रहे हो, अधिकांश ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। एलेन की मुस्कान गहरी हो गई। हमें वो मिल जाएगा, लेकिन तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इस खेल में अगला मोहरा कौन है। एलेन ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो कुछ परख रहा हो। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, पूर्णिमा की रात, उस दिन एक बलिदान होगा, अधिकांश, और जिस दिन ये बलिदान पूरा होगा वैम्पायर्स पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। अधिकांश की आंखों में अंधेरा घिर आया। किसका बलिदान? एलेन हंस पड़ा। अगर मैं तुमसे कहूं कि वो कोई खास है तो क्या तुम उसे बचा सकोगे? अधिकांश ने एक पल के लिए सांस रोकी। तुम नाम क्यों नहीं बता रहे? उसने सख्त लहजे में पूछा। एलेन ने अपनी लाल आंखों से उसे घूरा और फिर धीमे से बुदबुदाया, क्योंकि सच खुद तुम्हारे पास आएगा, अधिकांश, लेकिन जब तक तुम उसे पहचानोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अचानक एक झोंके की तरह वो अंधेरे में गायब हो गया। अधिकांश वहीं खड़ा रहा। बारिश अब तेज हो गई थी। पूर्णिमा की रात, बलिदान और एक अनजान शिकार। मुझे सच पता लगाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो तेज कदमों से वहां से निकल पड़ा। उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। अधिकांश घर में घुसते ही सीधे उस कमरे की ओर बढ़ा। बारिश की ठंडी बूंदें अब भी उसकी जैकेट से टपक रही थी, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। कमरे में घुप्पा अंधेरा था। उसने बिना रुके कोने में रखी अलमारी खोली और अंदर हाथ डाला। उसकी उंगलियां ठंडी धातु से टकराईं। खंजर। उसने उसे बाहर निकाला और उस पर जमी धूल झाड़ी। हल्की रोशनी में वो चमक उठा।
यही वह खंजर था जिससे 100 साल पहले धरा की जान ली गई थी। अधिकांश ने उसकी धार पर उंगली फेरी, अब भी उतनी ही तेज, उतनी ही खतरनाक। क्या इसी खंजर से फिर कोई बलिदान होने वाला है? तभी कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा जैसे अचानक रुक गई हो। अधिकांश सतर्क हो गया। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कोई है यहाँ? उसने सख्त आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कमरे के कोने में रखी मोमबत्ती की लौ कांप उठी। फिर एक हल्की सरसराहट। वह तुरंत पलटा। खिड़की पर बारिश की बूंदों के बीच कुछ हल्का सा उभर रहा था, जैसे किसी ने उंगलियों से कोई निशान बनाया हो। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। निशान धीरे धीरे बन रहा था। धरा। अधिकांश की सांसें तेज हो गईं। उसने खिड़की की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, निशान अचानक मिट गया। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज रह गई थी, लेकिन अधिकांश जानता था ये सिर्फ बारिश नहीं थी। कोई था जो उसे देख रहा था, कोई जो उसे याद दिला रहा था कि 100 साल पहले की कहानी खत्म नहीं हुई है। उसने खंजर को कसकर पकड़ा। अगर खेल शुरू हो चुका है तो मैं भी तैयार हूँ। सुबह अधिकांश ऑफिस जाने के लिए कार में बैठा कल रात की बातें याद कर रहा था। बैक सीट पर बैठे उसके दिमाग में अशिका और एलेन की बातें घूम रही थी। एलेन ने कहा कि कोई खास है क्या? वो सानिया तो नहीं, क्योंकि धरा का पूर्वजन्म हुआ है सानिया के रूप में। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अधिकांश अपने ख्यालों में खोया था कि तभी कार रुक जाती है तो वो इधर उधर देखता है तो गाड़ी की बहुत भीड़ लगी थी। वो ड्राइवर से बोला, क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों है? सर, लगता है कुछ हुआ है रोड के बीचों बीच में, मैं देख कर आता हूँ। ड्राइवर कार से बाहर आता है और आगे जाता है तो देखता है कि रोड के बीचों बीच एक लड़की अपनी बुलेट पर सर रखकर लेटी है। अधिकांश ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के बीचों बीच लोग जमा थे, लेकिन वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। कुछ लोग किसी को देखकर हैरान थे तो कुछ हंस भी रहे थे। ड्राइवर ने उसे अजीब नजरों से देखा और धीरे से बड़बड़ाया, ये लड़की भी न, क्या कर रही है सड़क के बीच में? फिर वो वापस मुड़ा और अधिकांश के पास आकर बोला, सर, कोई लड़की है, बुलेट पर लेटी हुई। लग तो रहा है जैसे उसे किसी चीज की फिक्र ही नहीं। अधिकांश ने भौहें चढ़ाईं। लड़की? उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए हल्की झलक देखी और अगले ही पल उसकी आंखें गहरी हो गईं। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अधीरा थी। अधिकांश का चेहरा गंभीर हो गया। बिना कुछ कहे उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। बारिश की हल्की बूंदें अब भी गिर रही थीं। अधिकांश ने भीड़ को चीरते हुए अधीरा की ओर देखा। अधीरा? उसकी आवाज सख्त थी, पर अधीरा के चेहरे पर वही पुरानी लापरवाह मुस्कान थी। उसने आंखें खोलीं और सीधे अधिकांश की आंखों में देखा। ओह अधिकांश, तुम यहाँ? उसने ऐसे कहा जैसे वह किसी अजनबी से बात कर रही हो। अधिकांश के धैर्य की सीमा टूटने लगी। तुम यहाँ बीच सड़क पर क्या कर रही हो? अधीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए। क्या मैं आसमान भी नहीं देख सकती? अधिकांश ने गहरी सांस ली। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई है? अधीरा ने इधर उधर देखा, फिर नाटकीय अंदाज में बोली, आदत है लोगों की ताक झांक करने की, मैं क्या करूं? अधिकांश का धैर्य जवाब दे रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। चलो यहाँ से। अधीरा ने उसकी आंखों में झांका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, इतनी जल्दी क्यों? कहीं मुझे देखकर तुम्हारा दिल तो नहीं धड़क रहा? अधिकांश ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उसे सीधा अपनी कार की ओर खींचने लगा। अब बहुत हो गया अधीरा, तुम मेरे साथ चल रही हो अभी? अधीरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अधिकांश की पकड़ मजबूत थी। अच्छा ठीक है, पर एक शर्त पर। अधिकांश ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। अब क्या? अधीरा हल्के से झुककर उसके चेहरे के करीब आए और फुसफुसाई, एक रेस लगाओगे मुझसे? अधिकांश के माथे पर बल पड़ गए। क्या? अधीरा अपनी बुलेट के पास गई, उस पर बैठी और इंजन स्टार्ट कर दिया। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, खतरे से खेलने वाली। अगर जीत गए तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, अगर हार गए तो मुझे जो करना है करने दोगे? अधिकांश ने उसकी पागलपन भरी हरकतों को देखा और एक पल के लिए सोचा। फिर उसकी आंखों में भी एक अलग ही तेजी आ गई। ठीक है, रेस हो जाए, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरे सवालों के जवाब भी देने होंगे। अधीरा मुस्कुराए। डील पक्की। अधिकांश के पास कार थी, लेकिन जब अधीरा ने रेस की शर्त रखी तो उसने बिना समय गंवाए पास के एक गराज से बाइक किराए पर ले ली। ये गराज उसी इलाके में था जहां अधिकांश की कंपनी के कुछ लोग अपनी गाड़ियां रिपेयर करवाते थे।
अधिकांश के लिए बाइक का इंतजाम करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसे तेज गाड़ियों का शौक था और वह पहले भी इस गराज से कुछ बार बाइक टेस्ट ड्राइव के लिए ले चुका था। जब अधीरा ने रेस की चुनौती दी तो अधिकांश ने झट से उस गराज के मैकेनिक को फोन लगाया। कुछ ही मिनटों में एक दमदार बुलेट उसकी कार के पास आ गई। अधिकांश ने बिना समय गंवाए बाइक ली और अधीरा की तरफ देखा। अब कोई बहाना नहीं, अधीरा, रेस के लिए तैयार हो। अधीरा ने हल्की मुस्कान के साथ एक्सीलेटर घुमाया। चलो देखते हैं कौन जीतता है। अधीरा ने अपने हाथों से हैंडल कसकर पकड़ा और गहरी सांस ली, लेकिन जैसे ही अधिकांश बाइक स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ा, अधीरा की नज़र सड़क की दूसरी ओर चली गई। वो कुछ पल वहां टकटकी लगाए देखती रही, उसकी आंखों में एक अनजानी सी चमक आ गई। अचानक उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। अधिकांश ने ये बदलाव महसूस किया। उसने अधीरा की आंखों का पीछा करते हुए सड़क के उस पार देखने की कोशिश की, लेकिन उसे वहां कुछ खास नहीं दिखा, बस एक पुरानी बिल्डिंग, कुछ सूखे पेड़ और हल्की हल्की गिरती बारिश। फिर भी अधीरा की आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कुछ जाना पहचाना देख लिया हो। क्या देखा तुमने? अधिकांश ने संदेह भरी नजरों से पूछा। अधीरा ने धीरे से सिर झटका और उसकी ओर देखा। कुछ नहीं, बस एक पुरानी याद गुजर गई। लेकिन अधिकांश जानता था कि यह सिर्फ एक बहाना था। उसने बाइक स्टार्ट की और सख्त आवाज में बोला, रेस पर ध्यान दो अधीरा, ये खेल अब सिर्फ तुम्हारा नहीं है। अधीरा ने हल्की हंसी के साथ उसे देखा, फिर गियर बदलते हुए बोली, चलो देखते हैं कौन जीतता है। और अगले ही पल इंजन की गड़गड़ाहट के साथ दोनों बुलेट सड़क पर दौड़ पड़ी। एक ऐसी रेस जो सिर्फ स्पीड की नहीं थी, बल्कि अतीत के उन अनकहे सवालों की भी थी, जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे थे। बारिश की हल्की बूंदें हवा के साथ उड़ रही थी। सड़क खाली थी और सिर्फ दो गाड़ियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। अधीरा और अधिकांश की बुलेट एक दूसरे के बराबर भाग रही थी। अधीरा के चेहरे पर वही जानी पहचानी शरारती मुस्कान थी, जबकि अधिकांश की आंखों में गहरी संजीदगी। उसके लिए ये सिर्फ एक रेस नहीं थी, यह अधीरा को काबू में करने और अपने सवालों के जवाब पाने का जरिया था। हारने के लिए तैयार हो? अधीरा ने हवा से लड़ती हुई आवाज में चिल्लाया। अधिकांश ने बिना किसी प्रतिक्रिया के एक्सीलेटर घुमा दिया। उसकी बाइक अब और तेज हो गई थी। अधीरा ने उसे देखा और होंठ भींचते हुए अपनी स्पीड बढ़ा दी। लेकिन तभी अधीरा की नज़र फिर से सड़क के किनारे चली गई। वही पुरानी बिल्डिंग और उसके पास एक धुंधली परछाई। उसने अचानक बाइक की स्पीड धीमी कर दी। अधिकांश ने ये देखा और तुरंत अपनी बाइक रोक दी। क्या हुआ? उसने गहरी सांस लेते हुए पूछा। अधीरा की आंखें अब भी उसी ओर थीं। उसके चेहरे की शरारती मुस्कान गायब हो चुकी थी। अधिकांश ने भी उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी जर्जर इमारत और हल्की बारिश में भीगती सड़क। अधीरा, अधिकांश ने फिर से पुकारा। अधीरा ने धीरे से सिर झटका, जैसे किसी ख्याल से बाहर आई हो। फिर उसने एक लंबी सांस ली और सामान्य होने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। अधिकांश ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन अधीरा ने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं। रेस छोड़ दी तुमने? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अधीरा, तुम कुछ छुपा रही हो। अधिकांश की आवाज सख्त थी। अधीरा ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, हर किसी को कुछ न कुछ छुपाने का हक होता है, अधिकांश। अधिकांश ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार उसने और सवाल नहीं किए। चलो वापस चलते हैं, उसने गंभीर लहजे में कहा और बाइक मोड़ दी। अधीरा ने एक बार फिर उस पुरानी बिल्डिंग की ओर देखा। वहां अब कोई परछाई नहीं थी, पर वह जानती थी, कोई था, कोई जो उसे देख रहा था, कोई जो इंतजार कर रहा था। अधीरा और अधिकांश अपनी बाइक्स मोड़कर उसी जगह आ गए जहां से उन्होंने रेस शुरू की थी। बारिश अब भी हल्की हल्की गिर रही थी और सड़क पर अब भी कुछ लोग मौजूद थे, जो इस अनोखी रेस के खत्म होने के गवाह बने थे। अधीरा ने बुलेट रोककर स्टैंड पर लगाई और हेलमेट उतारकर अधिकांश की ओर देखा। तो कैसा लगा हार का स्वाद? उसने चुटकी लेते हुए कहा। अधिकांश ने भौहें चढ़ाईं। मैं हारा नहीं, तुमने रेस खुद रोक दी। अधीरा ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। डर गए थे, मान लो, तुम्हारे चेहरे की टेंशन तो मैं दूर से ही देख सकती थी। अधिकांश ने गहरी सांस ली और अपना हेलमेट उतारते हुए सीधा उसकी आंखों में देखा। तुम इतनी गैरजिम्मेदार क्यों हो? हमेशा किसी न किसी मुसीबत में डालने वाली हरकतें ही करती हो। अधीरा मुस्कुराई। ताकि तुम हमेशा मेरे पीछे भागते रहो, उसने जानबूझकर चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा।
अधिकांश को उसकी इस हरकत से और भी गुस्सा आ गया। तुम सच में बहुत बहुत क्या? अधीरा ने जानबूझकर उसे उकसाया। अधिकांश ने उसे घूरते हुए गहरी सांस ली, फिर अपनी बाइक की चाबी घुमाई। तुमसे बात करना ही बेकार है। अधीरा हंस पड़ी। तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, गुस्से में भी इतने क्यूट लगते हो। अधिकांश ने तुरंत उसकी ओर देखा, लेकिन अधीरा अब तक अपनी बुलेट स्टार्ट कर चुकी थी। ठीक है अधिकांश, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं, उसने कहा और तेज रफ्तार में वहां से निकल गई। अधिकांश ने अपनी बाइक के हैंडल पर हाथ रखा और सिर झटकते हुए खुद को शांत किया। ये लड़की एक दिन सच में पागल कर देगी। अधिकांश अपनी बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी उसके पास दो बुजुर्ग कपल आकर रुके। बेटा, वो लड़की कहाँ गई? बूढ़े आदमी ने धीमी लेकिन चिंतित आवाज में पूछा। अधिकांश ने भौहें चढ़ाकर उन्हें देखा। कौन? अधीरा। बूढ़ी औरत ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ वही, उसने हमारी मदद की थी और हम उसे शुक्रिया कहना चाहते थे। अधिकांश ने हैरानी से उनकी ओर देखा। कैसी मदद? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे समझाया। हम दोनों इस सड़क की दूसरी ओर खड़े थे। बारिश की वजह से गाड़ियां बहुत तेज चल रही थीं और हमें सड़क पार करने में डर लग रहा था। तभी वो लड़की आए। उसने हमें कुछ नहीं कहा, बस अपनी बुलेट बीच सड़क पर खड़ी कर दी और खुद भी वहीं खड़ी हो गई। गाड़ियां रुक गईं और उसने हमें आराम से सड़क पार करा दिया, फिर बिना कुछ बोले वहां से चली गई। बूढ़ी औरत की आंखों में कृतज्ञता थी। हमने उसे धन्यवाद कहने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुरा दिया और चला गया। ऐसा लगता है जैसे वह बस लोगों की मदद के लिए बनी हो। अधिकांश एक पल के लिए चुप रह गया। तो इसलिए अधीरा ने अपनी बुलेट बीच सड़क पर खड़ी की थी? वो जो ऊपर से लापरवाह दिखती थी, वो दिल से कितनी अलग थी। वो ऐसी ही है, अधिकांश ने धीरे से कहा, एक हल्की मुस्कान के साथ। बूढ़ा कपल भी मुस्कुराया और वहां से चला गया। अधिकांश ने एक बार फिर बारिश में भीगती सड़क की ओर देखा। अधीरा हमेशा कुछ ऐसा कर देती थी जो उसे हैरान कर देता था। वो सच में एक रहस्य थी, एक ऐसा रहस्य जिसे वो सुलझाना चाहता था, लेकिन हर बार वो और उलझ जाता था। अधीरा की रहस्यमय दुनिया। अधिकांश बाइक पर बैठा, लेकिन उसका मन अब भी बुजुर्ग कपल की बातों में उलझा था। अधीरा ने जानबूझकर उन्हें बचाने के लिए अपनी बुलेट बीच सड़क पर खड़ी कर दी थी और बिना कोई श्रेय लिए वहां से निकल गई। अधीरा, तुम आखिर क्या हो? उसके दिमाग में ये सवाल घूमता रहा, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला। उसने गहरी सांस ली, हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट करके ऑफिस की ओर चल पड़ा। सुबह का वक्त था। अधिकांश अपने केबिन में बैठा काम में व्यस्त था, लेकिन उसका ध्यान बार बार अधीरा की ओर जा रहा था। तभी दरवाजा खुला और अधीरा अंदर आई। हेलो मिस्टर बॉस, उसने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा और कुर्सी पर बैठ गई। अधिकांश ने उसे घूरा। काम पर ध्यान दो अधीरा, यहाँ नाटक करने की जरूरत नहीं है। अधीरा ने ठंडी आह भरी। ओह, ये तो वही आदमी है जिसने कल रेस में जीता था और अब खुद को राजा समझ रहा है। अधिकांश ने आंखें तिरछी की। तुम्हें जीतने का इतना शौक था तो ध्यान से रेस करनी चाहिए थी, न कि रास्ते में अजनबियों की मदद के लिए बाइक रोक देनी चाहिए थी। अधीरा का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया, लेकिन अगले ही पल वो फिर से मुस्कुराई। तो तुम्हें पता चल गया? हाँ, अधिकांश ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसा क्यों करती हो। अधीरा ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अधिकांश ने गहरी सांस ली और उसे ध्यान से देखा। तुम्हारी दुनिया बहुत अजीब है अधीरा, और मुझे लगता है मैं अब भी इसे समझ नहीं पाया हूँ। अधीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो बहुत कुछ समझना बाकी है मिस्टर अधिकांश। अधिकांश ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन अधीरा ने तुरंत नजरें फेर ली। वो कुछ छुपा रही है, अधिकांश ने खुद से कहा, लेकिन आखिर क्या? ऑफिस के कॉरिडोर में हलचल थी। सब अपनी अपनी फाइलों और लैपटॉप्स में व्यस्त थे, लेकिन तभी एक तेज आवाज ने सबको चौंका दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अधीरा? सानिया का गुस्से से भरा चेहरा लाल हो चुका था और उसकी पूरी ड्रेस पानी से भीग गई थी। सामने अधीरा खड़ी थी, उसके हाथ में अब भी आधी भरी पानी की बोतल थी, जिससे वह अभी अभी सानिया पर पानी फेंक चुकी थी। अधीरा ने एक नकली मासूमियत भरी मुस्कान दी। ओह, गलती हो गई। तुम्हें ठंडा करने के लिए सिर्फ थोड़ा पानी फेंका था, पर लगता है तुमने इसे दिल पर ले लिया। सानिया की आंखों में गुस्सा और जलन साफ झलक रही थी। तुम हमेशा हर चीज में टांग अड़ाने की जरूरत क्यों समझती हो? हाँ, अधीरा ने कंधे उचकाए। क्योंकि तुम मुझसे जलती हो? मैं और तुमसे जलूंगी?
सानिया की आवाज ऊंची हो गई। तुम क्या सोचती हो, अधिकांश सिर्फ तुम्हें देखता है। वह सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और तुम्हारी जैसी लड़की उसके आसपास रहने के लायक भी नहीं है। अधीरा का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हुआ, लेकिन फिर उसने एक हल्की हंसी के साथ सिर झटक दिया। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि अधिकांश तुम्हारा खास दोस्त है? सानिया ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और तुम उसकी जिंदगी में सिर्फ एक मजाक हो, अधीरा। अधीरा के अंदर हल्की चिढ़ उठी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान बनाए रखी। अगर तुम्हें वास्तव में ऐसा लगता है, तो मुझे सच में तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही है। सानिया ने गुस्से में कदम बढ़ाए ही थे कि तभी, ये क्या हो रहा है? अधिकांश की आवाज़ सुनते ही दोनों ठिठक गईं। वो तेजी से आगे आया और पहले सानिया को देखा, जो पूरी तरह भीगी हुई थी, फिर अधीरा को, जिसके हाथ में अब भी पानी की बोतल थी। उसका चेहरा सख्त हो गया। अधीरा, तुमने ये क्या किया? अधीरा ने बिना झिझके कहा, बस इसे थोड़ा ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। सानिया ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया। अधिकांश, देखो न, इसने जानबूझकर मुझ पर पानी फेंका। तुम जानते हो, मैं इसे कुछ नहीं कह रही थी, पर इसने मेरे साथ ऐसा किया। अधिकांश की आंखें अधीरा पर जम गईं। उसकी आवाज ठंडी थी। क्या ये सच है, अधीरा? अधीरा कुछ पल चुप रही। उसे महसूस हुआ कि अधिकांश उसे गलत समझ रहा था, पर उसे सफाई देने की जरूरत नहीं थी। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैंने किया। अब क्या? अधिकांश का चेहरा और सख्त हो गया। ये ऑफिस है, अधीरा, तुम्हारा कोई खेल का मैदान नहीं। ग्रो अप। अधीरा ने उसकी आंखों में देखा। वह देख सकती थी कि अधिकांश उसे गलत समझ रहा है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह धीरे से हंसी, ठीक है, मिस्टर बॉस, अगली बार ध्यान रखूंगी कि आपके किसी खास को तकलीफ न हो। और फिर, बिना एक और शब्द कहे, वह वहां से चली गई। अधिकांश ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन पहली बार उसके मन में एक हल्की उलझन थी। क्या उसने सच में अधीरा को सही से समझा था? अधीरा का गुस्सा और अधिकांश की उलझन। अधीरा ऑफिस से बाहर निकली तो उसका मूड पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुका था। अधिकांश ने उसे गलत समझा और सानिया को एक भी शब्द नहीं कहा। बहुत अच्छा, उसने खुद से बड़बड़ाया, इस आदमी को हमेशा यही लगता है कि मैं ही गलत हूँ। एक बार भी नहीं पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। वह तेज कदमों से पार्किंग की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसके जहन में अभी भी अधिकांश की सख्त आवाज गूंज रही थी। ये ऑफिस है, अधीरा, तुम्हारा कोई खेल का मैदान नहीं। ग्रो अप। उसने गहरी सांस ली, फिर गुस्से में अपनी बाइक की चाबी घुमाई और तेज रफ्तार में वहां से निकल गई। दूसरी ओर, अधिकांश अब भी उसी जगह खड़ा था। सानिया पास ही खड़ी थी, चेहरे पर मासूमियत का नकाब लगाए। अधिकांश, तुम ठीक हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। अधिकांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग अब भी अधीरा की आखिरी बात पर अटका हुआ था। ठीक है, मिस्टर बॉस, अगली बार ध्यान रखूंगी कि आपके किसी खास को तकलीफ न हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब उसने ये कहा था। क्या वह सच में इतना निर्दयी था कि बिना पूरी सच्चाई जाने अधीरा को गलत ठहरा दे? उसने धीरे से सिर झटका। छोड़ो, मुझे काम करना है। सानिया ने राहत की सांस ली। उसने अधिकांश के कंधे पर हल्के से हाथ रखा। अधिकांश, मुझे तुम्हारा साथ पाकर अच्छा लगा। अधिकांश अब भी अपनी जगह खड़ा था। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ थी। पर क्या और क्यों अधीरा के जाने के बाद उसके मन में इतनी उलझन थी? अधीरा तेज रफ्तार में बाइक चला रही थी, लेकिन उसका दिमाग किसी और ही चीज में उलझा हुआ था। उसकी आंखों के सामने कुछ घंटे पहले का दृश्य घूमने लगा। कुछ घंटे पहले ऑफिस का कॉरिडोर हल्की हलचल में था। सफाई स्टाफ ने अभी अभी वहां पोछा लगाया था और जमीन अभी भी गीली थी। थोड़ा ध्यान से चलिए, मैम, एक सफाई कर्मचारी ने विनम्रता से कहा था, जब सानिया वहां से गुजर रही थी। लेकिन सानिया ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज किया और जानबूझकर अपनी कॉफी कप से पानी जमीन पर गिरा दिया। ओह, अब और ज्यादा गीला हो गया। देखो तो, अब तुम्हें फिर से सफाई करनी पड़ेगी, उसने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा था। स्टाफ के लोग असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाया। मैम, हमने अभी अभी सफाई की थी, तो क्या तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे चलना चाहिए? सानिया ने ठंडी आवाज में कहा और आंखें घुमाकर आगे बढ़ गई। अधीरा, जो पास से गुजर रही थी, ये सब देख रही थी। उसका खून खौल गया था। रुको, सानिया, उसने कड़े शब्दों में कहा। सानिया ने भौहें चढ़ाईं। अरे, देखो कौन आया है, मिस अधीरा, हर किसी की मसीहा।
अधीरा ने बिना कुछ कहे पास रखी पानी की बोतल उठाए और एक झटके में सानिया पर उड़ेल दी। स्टाफ और बाकी लोग दंग रह गए। सानिया हड़बड़ाकर पीछे हटी, उसके महंगे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। अब सफाई की जरूरत तुम्हें है, सानिया। अगली बार किसी से बदतमीजी करने से पहले सोचना, अधीरा ने तीखी आवाज में कहा था। सानिया का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में दांत भींचे, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोलती, अधिकांश वहां आ गया था और बिना पूरी सच्चाई जाने उसने अधीरा को डांट दिया था। वर्तमान में अधीरा ने झटके से बाइक रोकी और गहरी सांस ली। तो अधिकांश, तुम्हें हमेशा मेरी ही गलती दिखती है। उसकी आंखों में चोट और गुस्सा दोनों थे, लेकिन अब उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं थी। अब तुम्हें जो सोचना है सोचो, अधिकांश। मैं अब तुम्हें समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगी। उसने बाइक दोबारा स्टार्ट की और तेज रफ्तार में आगे बढ़ गई। अधिकांश अब भी चुपचाप खड़ा था। स्टाफ के लोग अब तक सब कुछ बता चुके थे, कैसे सानिया ने जानबूझकर कॉरिडोर में गंदगी फैलाई थी, सफाई कर्मियों का मजाक उड़ाया था और अधीरा का गुस्सा फूटने की असली वजह वही थी। लेकिन फिर भी वह सानिया पर चिल्लाया नहीं। उसकी आंखों में बस हल्की निराशा थी। वो कुछ पल सानिया को देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, सानिया। सानिया का दिल धक से रह गया। उसे लगा था कि अधिकांश उसकी साइड लेगा, अधीरा को डांटेगा, उसे गलत ठहराएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह उसे गुस्से से नहीं देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो निराशा थी वह सानिया को भीतर तक चुभ गई। अधिकांश, उसकी आवाज भर्रा गई, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। ये भरोसे की बात नहीं है, अधिकांश ने धीरे से कहा। बस मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा करोगी। सानिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने हड़बड़ाते हुए आगे बढ़कर अधिकांश का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वह एक कदम पीछे हट गया। मुझे जाने दो, सानिया, उसने ठंडी आवाज में कहा। सानिया का दिल टूटने लगा। उसने गीले कपड़ों में खुद को समेटते हुए एक उदास नजर अधिकांश पर डाली और आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। स्टाफ ने राहत की सांस ली, लेकिन अधिकांश अब भी अपनी जगह खड़ा था। उसका मन भारी था। उसने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी में भींचा। मैंने सही किया या गलत? उसका दिमाग यह मानने को तैयार नहीं था कि सानिया ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन स्टाफ झूठ नहीं बोल सकता था। और सबसे ज्यादा, अधीरा ने एक भी बार खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं की। अपने केबिन में बैठे अधिकांश खिड़की के बाहर टकटकी लगाए देख रहा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बूंदें खिड़की के कांच पर टकराकर एक अजीब सी धुंध बना रही थी। उसकी निगाहें बारिश पर थी, लेकिन उसका मन कहीं और था, कहीं बहुत दूर, जहां सिर्फ सवालों की गूंज थी। समझ नहीं आता मुझे, आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? उसने धीरे से सिर झुका लिया। टेबल पर उसकी उंगलियां हल्के हल्के थरथरा रही थीं, जैसे उसके मन की बेचैनी उंगलियों तक उतर आई हो। जब मेरा दिल सानिया को पसंद करता है, तो मुझे अधीरा के दर्द से फर्क क्यों पड़ता है? यही सवाल उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। उसने हमेशा से माना था कि सानिया ही उसकी जिंदगी में सबसे खास थी। वो उसकी दोस्त थी, उसका साथ देती थी, उसे समझती थी। वो 100 साल पहले के अपने प्यार की यादों में जब भी खोता, उसे लगता कि वही अधूरी कहानी सानिया के साथ पूरी होगी। लेकिन अधीरा, वो कौन है मेरी जिंदगी में? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसे खुद नहीं पता था। अधीरा उससे लड़ती थी, तर्क करती थी, उसकी बातों को चुनौती देती थी। उसे देखकर कभी गुस्सा आता था, तो कभी अजीब सी शांति भी महसूस होती थी। आज जब उसने अधीरा को डांटा था, तब भी उसके चेहरे पर वही जिद्दी मुस्कान थी। उसने सफाई तक देने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन जब वो वहां से चली गई, तो उसके कदमों की आहट अधिकांश के दिल में अजीब सा खालीपन छोड़ गई। क्यों मुझे उसके होने या न होने से फर्क पड़ता है? उसने खिड़की के कांच पर हाथ रखा और हल्की भाप से उस पर बने धुंधले प्रतिबिंब को देखने लगा। अगर सानिया उसकी पहली पसंद थी, तो अधीरा के बुरे बर्ताव से उसे फर्क क्यों पड़ा? अगर अधीरा उसके लिए कुछ नहीं थी, तो उसकी आंखों में झलकती चोट ने उसके दिल को इतना भारी क्यों कर दिया? उसने आंखें बंद की और 100 साल पहले की यादों में खो गया। पुराने जमाने का एक बड़ा सा महल, जहां हर कोना प्यार की गवाही देता था। वो किसी की आंखों में झांकता था, किसी की मुस्कान पर खो जाता था। वो एक ऐसी लड़की थी जिसकी बातें सुनना उसे अच्छा लगता था, जिससे मिलने के बहाने ढूंढता था। पर वो कौन थी? क्या सच में वो सानिया थी, या फिर कोई और? उसका मन उलझ चुका था। उसे हमेशा लगा था कि वो अधूरी कहानी सानिया के साथ पूरी होगी, लेकिन अब अधीरा के आने से वो खुद को और अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था। क्या मैं अधीरा को चाहता हूँ?
उसका दिल तेजी से धड़क उठा। नहीं, उसने खुद को झटका दिया। ये कैसे हो सकता है? लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो मुझे उसकी तकलीफ से इतना फर्क क्यों पड़ा? वह अपने केबिन में अकेला बैठा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। हर चीज उलझती जा रही थी। अगर सानिया ही मेरा प्यार थी, तो अधीरा के हर एहसास मेरे दिल पर असर क्यों कर रहे हैं? उसने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थीं। क्या अधीरा से उसे सच में फर्क नहीं पड़ता, या फिर वह खुद को झूठा दिलासा दे रहा था? बारिश तेज हो गई थी और अधिकांश की उलझन भी। उसका जवाब अभी भी अधूरा था, और शायद अधीरा ही वह जवाब थी जिसे वह ढूंढ रहा था।